हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द जीडीसी क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले पार्ट्स में आपसे बात किया जहां पे हमने प्रॉपर जीपैट 2023 के फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट का प्रॉपर हमने एनालिसिस किया। चलिए देखते हैं हमारे कितने क्वेश्चंस फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट से आए इन द शिफ्ट 1। सिमिलर हम पूरे 125 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द शिफ्ट 1 as well as from the shift 2, and yes, these original question with the explanation. So अगर मैं आपसे बात करूं, इन क्वेश्चंस के पीडीएफ का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूं। फॉर द शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 यू कैन गो विद दोज PDF and find out the question feasibility and question assurity। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज में। पहला क्वेश्चन, ट्रस्टेजुमैब इज एन, ट्रस्टेजुमैब हमारा क्या होता है? अब अगर सिंपल बात करें, ट्रस्टेजुमैब कॉल्ड एज द, ये हमारा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जब हम एंटी कैंसर क्लास की ड्रग देखते हैं ना, वहां पे आता है। अब इसके लिए छोटे छोटे कुछ हमने ट्रिक्स याद किए होंगे कि गर्लफ्रेंड पे ट्रस्ट इश्यू होता है, और खास तौर पर अगर इंजीनियर गर्लफ्रेंड आके लिपट जाए। सर क्या क्या बोल रहे हो? यहां पे इरलोटिनैब मेरी आ जाएगी, नेक्स्ट जेफिटिनैब मेरी आ जाएगी, लेपेटिनैब मेरी आ जाएगी, और ट्रस्टेजुमैब आ जाएगी। ये किसमें आएगी? दैट इज द, हमारी गर्लफ्रेंड की बात चल रही है, यानी कहीं ना कहीं EGFR एंड HER2 बोले तो क्या हमारी यहां पे बात चल रही है? ये गर्लफ्रेंड दैट इज द हर, उसकी बात चल रही है। और उसमें देखेंगे, जरा देखो, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर सबसे पहले आता है, जिसको सिंपल याद रखते हैं। तो जब टायर्ड आप होते हो तो नींद आती है। जरा मेरे ट्रिक को समझिएगा, टायर्ड होते हो तो नींद आती है, तो टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर की बात करोगे तो आपको नींद यानी निलोटिनैब, नेक्स्ट इमेटिनैब एंड डेसोटिनैब याद आ जाएगी, तो नींद याद आएगी। मैंने क्या बोला? जो गर्लफ्रेंड होती है यानी हर की बात चल रही है, और अगर वो इंजीनियर है, इंजीनियर गर्लफ्रेंड है, जेफ यानी गर्लफ्रेंड, इंजीनियर गर्लफ्रेंड से लिपट जाती है और उसमें ट्रस्ट इश्यू होता है, तो बाकी चारों हमारी टिनिम में है। ये हमारी एक ऐसी है जो किसमें आती है? जुमैब में आती है, और इसी क्लास में। अच्छा, अगर एंजियोजेनेसिस की बात करोगे, अगर कोई एजेंट होता है तो वो बहुत ज्यादा सुनता कम है और शोर ज्यादा मचाता है। एंजियोजेनेसिस यानी एजेंट, समझने के लिए, एजेंट हमारा क्या है? वो बवाल करता है, सुन के शोर मचाता है। एजेंट बवाल करता है, सुन के शोर मचाता है, तो एंजियोजेनेसिस इनहिबिटर हमारी आ जाएगी बिवैकिजुमैब, सुनिटिनिब एंड सोरेफिनिब की बात करोगे। अब सबसे अच्छा वाला सुनो, अगर प्रोटियोसोम इनहिबिटर की बात करेंगे, अगर बहुत ज्यादा आप प्रोमैक्स वाले खिलाड़ी बन जाओगे तो बोर हो जाओगे, तो यहां पे आ जाता है बोल्टेजोमेब। और एक हमारी क्या है? CD 20 ईयर की, कौन? ऋतु, ऋतु 20 ईयर की है, यानी रिटुक्सीमैब CD 20 इनहिबिटर है। एक बार इन छोटे छोटे फनी तरीकों से चीजों को याद रखो, लिखो, कहानियां बनाओ। बिलीव करो, क्लासिफिकेशन कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बस छोटी छोटी कहानियां बनानी है। चलेगा? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, When is a new drug application made? देखिए, दो टाइप की चीजें होती हैं जब हम क्लिनिकल ट्रायल में जाते हैं। एक आता है INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन, और एक आता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन। इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन हमारा फेज 0 या फेज 1 के पहले होता है, क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने से पहले, और NDA होता है फेज 3 कंप्लीट करने के बाद हम US FDA के पास जाएंगे कि हमारी ड्रग का डेटा अच्छा है, हमें मार्केट में उतरने की अनुमति दिया जाए एज अ न्यू ड्रग एंटिटी। तो कब करोगे? आफ्टर फेज 3 करोगे। ऑप्शन देखो, वंस द एनिमल स्टडीज आर डन एंड, नो 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 नो, एनिमल स्टडी डन हो गई है, आप सेफ है, ह्यूमन में जाना चाह रहे हो, उसके लिए INDA करोगे, ठीक है? Once the animal study are done and drug is declared safe and effective in animal studies, now after the phase 3 clinical trial, perfect।
आफ्टर द फेज 4। फेज 4 तो कभी खत्म होता ही नहीं है, ये तो लाइफ लॉन्ग चलता रहता है। हम सुनते हैं 10 साल 20 साल 30 साल के बाद अरे इस ड्रग में ये प्रॉब्लम आई, वो कहां से पता चलता है? वो तो फेज 4 से पता चलता है। तो यहां पे हमारा सिंपल आंसर है आफ्टर द फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल वी एक्चुअली कैरिड आउट द एनडीए। तो देखिएगा, प्री क्लिनिकल एनिमल टेस्टिंग के बाद हम किसके लिए जाते हैं? INDA के लिए जाते हैं। फेज 0 1 2 3 हो गया और उसके बाद हम जाते हैं NDA के लिए, और तब हमारा चलता है मार्केट में ड्रग आने के बाद फेज 4। आइडेंटिफाई द ड्रग दैट इज नॉट अमंग द ड्रग रिकमेंडेड एज फर्स्ट लाइन ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्शियल सीजर विद और विदाउट जनरलाइजेशन। अब ये क्वेश्चन इतना इजी है, सच कहूं आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, क्लासेस में सीधे सीधे बताई हुई चीजें हैं। अगर आप बात करोगे जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, पार्शियल सीजर, नेक्स्ट हम बात करेंगे मायोक्लॉनिक सीजर, एटॉनिक सीजर, इन सभी में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में आप रख दीजिए क्या? वेलप्रोइक एसिड। ज्यादा दिमाग ही मत लगाइए, हो जाएगा। अच्छा यही नहीं, अब अगर आप बात कर रहे हो पार्शियल सीजर या जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, जिसको हम ग्रैंड मल या GTCS बोलते हैं, इसमें हमारी सोडियम चैनल ब्लॉकर हो जाएंगी, दैट इज द कार्बामाजेपिन और साथ ही साथ लेमोट्रायाजिन। ये हो जाएगा किसमें किसमें? वेलप्रोइक एसिड ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द एटोनिक मायोक्लोनिक, ठीक है। और अगर कार्बामाजेपिन हमारी प्रिफर्ड हो जाती है किसमें? पार्शियल सीजर में वेलप्रोइक एसिड और लेमोट्रायाजिन। और अगर जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर की बात करूंगा तो वेलप्रोइक एसिड, कार्बामाजेपिन एंड लेमोट्रायाजिन सीक्वेंस बन जाएगा। अब आगे बढ़ो, फेब्राइल सीजर चिल्ड्रंस में रेक्टल रूट से दिया जाता है डायजेपाम, स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराजिपाम एंड डायजेपाम दिया जाएगा, क्लोराजिपाम एंड डायजेपाम दिया जाएगा। इसमें कहीं GTCS का तो बात आई नहीं, एब्सेंस सीजर की तो बात आई नहीं, यानी ग्रैंड मल एपिलेप्सी या एब्सेंस सीजर में कार्बामाजेपिन दिया जाएगा, वेलप्रोइक एसिड दिया जाएगा, लेमोट्रायाजिन दिया जाएगा। अच्छा आपसे पूछा क्या किया गया है? नॉट गिवन, तो ऑब्वियसली डायजेपाम नहीं दिया जाएगा। अब डायजेपाम मेरा आंसर बन गया, लेकिन उससे पहले मैं फिर से कहूंगा, देखो एब्सेंस सीजर में कार्बामाजेपिन, लेमोट्रायाजिन, सोडियम वेलप्रोइट, अब सीक्वेंस बदल दो लेकिन GTCS में भी वही मिलेगा। अगर एब्सेंस सीजर की बात चल रही है, अगर मैं एब्सेंस सीजर की बात कर रहा हूं तो सोडियम वेलप्रोइट, इथोसक्सिमाइड की बात करेंगे। एब्सेंस सीजर की बात करेंगे तो इथोसक्सिमाइड हमारी आ जाएगी। मायोक्लोनिक में देखो, एटोनिक में देखो वेलप्रोइक एसिड। मैंने क्या बोला? फेब्राइल सीजर में डायजेपाम, स्टेटस एपिलेप्टिकस में डायजेपाम, लोराजिपाम, ये कहीं भी हमारे पार्शियल सीजर में आती है क्या? नहीं। एब्सेंस सीजर यानी पेटेट मल में वेलप्रोइक एसिड और इथोसक्सिमाइड, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर याद रखेंगे। Which of the following hyperlipidemic drug act via a GPCR? अब हाँ, ये वही G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर की बात हो रही है। कौन सा इसमें से ऐसा है जो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से काम करता है? अब चलो एक एक करके देखते हैं। निकोटिनिक एसिड हमने पढ़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, लाइपोलिसिस कराती है, लेकिन काम कैसे करती है? थ्रू द G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के थ्रू काम करती है। फेनोफिब्रेट हमारा परऑक्सीसोम प्रोलिफरेटेड एक्टिवेटर रिसेप्टर अल्फा का एगोनिस्ट होता है। अगर मैं स्टैटिन की बात करूंगा तो HMG को A रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं जितने भी स्टैटिन हैं। इजेटिमिब की बात करेंगे तो ये स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करते हैं। अब कितना इजी क्वेश्चन है, सीधे वे में। अब एक मिनट, कुछ बच्चों के मन में आएगा सर ये निकोटिनिक एसिड विटामिन B3 है क्या? आंसर आप दीजिएगा जरा, ठीक है। तो इसलिए आंसर क्या है? निकोटिनिक एसिड, जो हमारा मेनली GI प्रोटीन मीडिएटेड है, ये भी याद रखिएगा, GSGQ नहीं, GI प्रोटीन मीडिएटेड। क्योंकि मैंने क्या बोला? ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर, यानी हमारा क्या है? CMP घटाएगा। फेनोफिब्रेट PPR एगोनिस्ट एक्टिवेटर है, एटोरवास्टैटिन HMG कोई रिडक्टेज इनहिबिटर है, इजेटिमिब स्टेरॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर हमारा एंटागोनिस्ट होता है। सिंपल है। ऑल द फॉलोइंग आर TNF अल्फा इनहिबिटर एक्सेप्ट। अगर मेरे बच्चों थोड़ा सा आप मेरे साथ पढ़ते हो तो बायोलॉजिकल मॉडिफायर के नाम पे क्या याद आता है? जब हम पढ़ते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की सारी ड्रग को याद करना है, एक छोटा सा ट्रिक बोलिएगा, मेडिकल SR गोल्ड। देखिए सारी चीजें ट्रिक में बैठी हैं,
सारी ड्रग को याद करने के लिए हमने क्या पढ़ा है? मेडिकल एसआर गोल्ड। अगर मुझे डीएमआरटी केवल बताना है तो क्या बोलेंगे? आज जीडीसी में सुपर लेक्चर। ये केवल मेरी डीएमआरटी में आ जाएंगे, डिजीज मॉडिफाइंग एंटीरिमेटॉइड ड्रग। और अगर मुझे बायोलॉजिकल मॉडिफायर याद रखनी है तो मैं बोलूंगा EIAR मेरी बायोलॉजिकल मॉडिफायर है। बोले तो इटानरसेप्ट, इनफ्लिक्सीमैब, एडालीमुमैब, रुटुक्सीमैब, एबेटासेप्ट, ये मेरी आएंगी। लेकिन रुकना, अब इसमें अलग अलग हो गई। जैसे एनाकिंड्रा की बात करूंगा, इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर हो जाएगी। अगर मुझे TNF अल्फा की बात करोगे तो मैं सिर्फ बोलूंगा क्या? EIAR हटा दीजिए। अब EIA बोले तो हमारा इटानरसेप्ट आ गया, इनफ्लिक्सीमैब आ गया, एडालीमुमैब आ गया। सर ये बेसिलिक्सीमैब क्या है? परेशान मत होइए, ये हमारा है इंटरल्यूकिन 2 इनहिबिटर। और अगर इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर की बात किया जाएगा तो आपको किनारा याद आ जाएगा। एनाकिंड्रा आपकी ड्रग आ जाएगी इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर में। है ना मजेदार चीजें? मैं इसीलिए बोलता हूं जितना लॉजिकल बनोगे उतना मजा आएगा। आपसे मैंने क्या बोला? TNF अल्फा इनहिबिटर EIA। आपसे मैंने बोला इंटरल्यूकिन 1 इनहिबिटर एनाकिंड्रा। लिक्विड है तो किनारा, और अगर डबल लिक्विड है तो हमें बेस ढूंढना पड़ेगा। तो डबल लिक्विड में बेसिलिक्सीमैब आ जाएगा, बेस हमारा आ जाएगा। हमने बोला एंटी CD3 इनहिबिटर म्यूरामोनैब आ जाएगा। अगर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी की बात करेंगे तो हमारा यहां पे एंटीथाइमोसाइट हमारी आ जाएगी। तो अच्छा एक मिनट और रुको, इम्यूनोसप्रेशन की बात चल रही है तो थोड़ा और देखिएगा। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कहां होता है? सिरोलिमस में। एक होता है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर जिसको हम टी सेल इनहिबिटर बोलते हैं। इसमें 2 ड्रग आती हैं, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस। अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है नेम इम्यूनोसप्रेशन ड्रग विच इज द मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, तब भी हम टैक्रोलिमस बोलते हैं। अब यहां टैक्रोलिमस है। अच्छा देखो, एमटॉर में हमारा क्या आता है? सिरोलिमस, इवरलिमस, टेम्सिरलिमस। मिलता जुलता है, लेकिन याद रखना टैक्रोलिमस कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर यानी टी सेल्स इनहिबिटर है, तो टैक्रोलिमस हटा दीजिएगा, बाकी एमटॉर इनहिबिटर में डाल दीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। मैच द फॉलोइंग सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, लिस्ट 1 विद देयर फंक्शन, लिस्ट 2। चलिए मैच करिए। मास्ट सेल, हिस्टामिन का स्टोर करने वाला मास्ट सेल, हिस्टामिनोसाइट्स है। अब मास्ट सेल से क्या होगा जरा देखना। जब हिस्टामिन हमारा जब भी एंटीजन आएगा, एंटीबॉडी से बाइंड करेगा मास्ट सेल के सरफेस पे, वहां से हिस्टामिन रिलीज होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगी। ऑप्शन में क्या है? इम्यून सिस्टम, एलर्जिक रिएक्शन। तो मास्ट सेल से हो गया एलर्जिक रिएक्शन। लिम्फोसाइट की बात करें, मेजर सेल्स होती हैं खासतौर पर जब हमारे इम्यून सिस्टम की बात किया जाता है, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट इज द मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम। टी सेल्स, अब जरा याद करना, जब हमने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन पढ़ा होगा उसमें क्या पढ़ा है? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज द ह्यूमोरल मीडिएटेड, व्हाइल टाइप 4 इज द सेल मीडिएटेड, जहां पे टी सेल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो टी सेल्स इज द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। मोनोसाइट, मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट, मैक्रोफेज की बात आती है तुरंत हमें इंडोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस याद आ जाता, दैट इज द एंटीजन रिकॉग्निशन। सो 1 फॉर Q, 2 फॉर P, यहीं से आंसर खत्म। पहले का आंसर आपने निकाला ना, अपने आप चारों ऑप्शंस आपके पास फट गए कि हाँ मेरा आंसर B ही होगा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो मास्ट सेल एलर्जिक रिएक्शन प्रोड्यूस कराता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, इसलिए एलर्जी है। लिम्फोसाइट हमारा मास्टर ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। और लिम्फोसाइट की बात करेंगे, हाँ जी सर, ये टाइप ऑफ WBC में आता है। टी सेल्स की बात करेंगे जो हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए है। मैक्रोफेजेस का काम क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंट्रासेल्युलर पैथोजन बाय द इंगल्फिंग एज अ सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म। तो मैक्रोफेज तो वही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन प्रोड्यूस माइड्रिएसिस विदाउट साइक्लोप्लेजिया? क्लासेस में कितनी बार आपने ये सुना होगा। माइड्रिएसिस का मतलब जो हमारे प्यूपिल्स को क्या करे? डायलेट करे। डायलेशन ऑफ द प्यूपिल कॉल्ड एज द माइड्रिएसिस एंड कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल कॉल्ड एज द मायोसिस। माइड्रिएसिस करने वाली क्लासेस हमारी 2 हैं। कौन कौन सी?
एक तो हमारी आती है एंटीकोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक पूरा ही लिख दो नहीं तो कंफ्यूज आप हो जाओगे, एंटीकोलिनर्जिक। और दूसरी आती है कौन सी, एड्रीनर्जिक। ये हमने सुना है, पढ़ा है, यहां पे M3 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है, यहां पे अल्फा 1 रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल है। इन दोनों का काम माइड्रेसिस ही करना है। बट शायद अगली वाली चीज आपने नहीं सुनी, विद साइक्लोप्लेजिया और विदाउट साइक्लोप्लेजिया। अच्छा, साइक्लोप्लेजिया क्या होता है, पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स, पैरालिसिस ऑफ सिलरी मसल्स। और अगर एक बार सिलरी मसल्स की पैरालिसिस हो गई तो आप पे लाइट का रिफ्लेक्स का एक्शन नहीं होगा। आप अगर कभी चश्मा लगाते होंगे तो आप कभी अगर अपने आई डॉक्टर के पास गए होंगे तो सबसे पहला काम क्या होता है, अगर आपको अपना आई चेकअप कराना है, कम सिस्टर कम्स एंड कुछ ड्रॉप आपकी आंखों में डालती हैं और कहती हैं थोड़ी देर वेट करो, होता है। वो क्या है, वो इसलिए ताकि जब आप उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप डॉक्टर उसमें लाइट डाल के रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो आपकी आई प्यूपिल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होगी, यानी उसे ही हम बोलते हैं साइक्लोप्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स। और इस चीज को करने के लिए आज की डेट पे सबसे बेस्ट ड्रग में से आती है ट्रोपिकामाइड। लेकिन हां, एट्रोपेन, ग्लाइकोपाइरोलेट, इनमें भी हमारा देखने को मिलेगा। तो अब देखो, एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक, ट्रोपिकामाइड एंटीकोलिनर्जिक, होमेट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक। और अगर ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है तो ये क्या करती हैं, विद साइक्लोप्लेजिया माइड्रेसिस करती हैं। लेकिन जब आप एड्रेनर्जिक क्लास की ड्रग की बात करोगे, ये साइक्लोप्लेजिया नहीं करती हैं, यानी ये हमारे सीलरी मसल्स को पैरालाइज नहीं करती हैं। सो आंसर हो जाएगा इफेड्रिन इज द करेक्ट आंसर होगा। माइड्रेसिस यानी पिपल डायलेशन, साइक्लोप्लेजिया यानी पैरालिसिस ऑफ द सिलरी मसल्स ड्यू टू द रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ द एकोमोडेशन, हमारा प्रॉपर आई का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। वो हमने समझा किस ड्रग में कैसे होता है। व्हाट डू यू मीन बाय द ऑर्फन ड्रग? सिंपल सोवर छोटा सा आंसर, ऑर्फन ड्रग आर दोज ड्रग विच आर यूज्ड अगेंस्ट द रेयर डिजीज। ड्रग कौन कौन सी है, SRDDLZ का फैन है, हमने ये भी पढ़ा होगा, जहां पे सोडियम स्टीरोग्लूकोनेट की बात करते हैं, जहां सोडियम थायोसल्फेट की बात करते हैं, रिटुक्सीमैब की बात करते हैं, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी आता है, लियोथ्रायोनिन आता है, फोमेपिजोल, एजासिटिडिन, नेक्स्ट हमारा निलोटिनिब नाइट्रेट, पढ़ा है ना। आंसर बताइए, अ ड्रग मेंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्फन्स, नहीं। A drug for disease which is not having any other treatment options, not at all. A drug which is used for the rare disease. A drug that is available in ambulance, नहीं, ambulance में जो available होता है उसको हम बोलते हैं emergency drug, ना कि हमारा orphan drug। तो simple answer है। तो मैंने क्या बोला, orphan drug are those drugs that are used for the diagnosis, treatment, prevention of the rare disease। हमने बोला SRDDLZ का फैन है। अगर आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ऑर्फन ड्रग, तो सिंपल याद रखो, सुमाट्रेप्टन, स्टीरोग्लूकोनेट, सोडियम थायोसल्फेट, रिफॉक्सिमिन, रिफाब्यूटिन, रिटुक्सीमैब, डिजॉक्सिन एंटीबॉडी, लियोथ्रायोनिन, फोमेपिजोल, एम्फोटेरेसिन बी, एजासिटिडिन, नाइट्रेट, निलोटिनिब। सिंपल। नॉर्मल वैल्यू ऑफ द HbA1c फॉल्स इन द रेंज ऑफ, अब देखो यहां पे थोड़ी सी कहानी है। नॉर्मल वैल्यू है 6.5 to 7.5% ऑफ द HbA1c। वैसे ये HbA1c है क्या, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। अब होता क्या है, जब आपके बॉडी में ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है तो वो आपके हीमोग्लोबिन से जुड़ता चला जाता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन। और जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन ग्लाइकोसाइलेट होगा, हम बोलेंगे पेशेंट को डायबिटीज होने लगा है। अगर 6.5 to 7.5 की रेंज है, नॉर्मल है। अगर 5 से नीचे आ गया तो हो जाएगा हमारा क्या, हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर 8 से ऊपर चला गया तो हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया, यानी डायबिटीज हो जाएगा। तो ये रेंज आप सीधे लिख लीजिएगा 6.5 to 7.5। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सेट ऑफ द एंटी कैंसर ड्रग दैट बिलोंग टू द पायरिमिडीन एंड रिलेटेड कंपाउंड। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
एंटी कैंसर ड्रग की बात करते हो तो आउटिकैम क्लासिफिकेशन याद आता है, जिसमें हमारा एल्काइलेटिंग एजेंट आता है, एंटी मेटाबोलाइट याद आता है। और एंटी मेटाबोलाइट में 3 क्लासेस याद आती हैं, फोलेट एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट एंड पायरिमिडीन एंटागोनिस्ट। क्योंकि प्यूरिन और पायरिमिडीन यही दोनों हमारे मेनली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए एंड आरएनए, क्योंकि तभी हमारे बेस बनेंगे और तभी आगे की कहानी होगी। इजी है। चलो अब अगर मैं आपसे बात करूं प्यूरिन डेरिवेटिव, तो आप क्या क्या बताओगे मुझे? 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वेनिन, एजाथियोप्रिन, पेंटोस्टैटिन की बात करेंगे, ये हमारे क्या है? प्यूरिन। और पायरिमिडीन डेरिवेटिव की बात करोगे तो क्या याद आता है? 5 फ्लोरोयूरेसिल याद आता है, 5 फ्लोरोसाइटोसिन भी हमारा इवन याद आ जाएगा, हमें यहां पे याद आ जाएगा एजासिटिडिन आ जाएगा, हमारा यहां पे आ जाएगा साइटाराबिन यानी एराबिनोसाइड सी याद आ जाएगा, डिसिटाबिन हमारी याद आ जाएगी। अब चलो देखते हैं ऑप्शन में। सारे पायरिमिडीन बताना है, मतलब कुछ प्यूरिन और फोलेट के मिक्सअप हो सकते हैं। 5 फ्लोरोयूरेसिल पायरिडीन, टेगाफुर, हां जी सर ये प्रोड्रग है, ये हमारा प्रोड्रग है। टेगाफुर की बात करेंगे, अब यहां पे FUR यानी फ्लोरोयूरेसिल कंपाउंड आपको मिल रहा है, सर ये प्रोड्रग है, ये भी हमारा पायरिमिडीन। डेसिटाबिन, जी सर ये भी हमारा साइटाराबिन डेरिवेटिव है और हमारा क्या है? प्रोड्रग है। 5 एजासाइटिडिन, ये भी हमारा पायरिमिडीन डेरिवेटिव है। क्या बात है, सारे मिल गए। अब इधर देखो, पायरिमिडीन पायरिमिडीन पायरिमिडीन, बट ये क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव है। पायरिमिडीन पायरिमिडीन पायरिमिडीन, अच्छा इसमें एक अंतर कर दिया, लेकिन यहां तो ये भी प्यूरिन में ही चल रहा है। टेगाफर, डेसिटाबिन, 5 पेंटोस्टैटिन, ये भी प्यूरिन डेरिवेटिव है। कितना इजी क्वेश्चन में से एक है। जरा सिंपल एक बार जरा इस टेबल को देख लीजिए और लिख लीजिए। प्यूरिन में आपको ये न्यूक्लियस मिलेगा और पायरिमिडीन में ये न्यूक्लियस होता है। फोलेट एंटागोनिस्ट की बात करोगे, मेथोट्रैक्सेट आएगा, प्रिमेट्रैक्सेट आएगा, नोलाट्रैक्सेट आ जाएगा और रेल्टिट्रैक्सेट आ जाएगा। ये तो ट्रैक्सेट है तो हम बता देते हैं मेथोट्रैक्सेट डेरिवेटिव यानी फोलेट एंटागोनिस्ट। प्यूरिन एंटागोनिस्ट की बात करोगे, 6 मर्केप्टोप्यूरिन, 6 थायोग्वेनिन, एजाथियोप्रिन प्रोडक्ट पे आप चलोगे, पेंटोस्टैटिन एंड क्लोफ्राबिन आ जाएगा। यही आपको कंफ्यूज करता है, लेकिन याद रखिएगा क्लोफ्राबिन हमारी क्या है? प्यूरिन डेरिवेटिव है। अब पायरिमिडीन में देखो, 5 फ्लोरोयूरेसिल, फोटराफुर, टेगाफुर, कैप्सिटाबिन, ये जितने भी है ना यहां से यहां तक, ये सब हमारे थायमिडीन डेरिवेटिव है। और जबकि हम साइटाराबिन, जेमसिटाबिन, 5 एजासिटिडिन, डेसिटाबिन की बात करोगे, ये हमारे साइटोसिन डेरिवेटिव है, लेकिन है तो पायरिमिडीन ही। अब ये भी आपसे पूछा जाता है प्यूरिन डेरिवेटिव में बेस कौन से? एडेनिन और ग्वानिन। और अगर पायरिमिडीन डेरिवेटिव की बात करते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल आ जाता है, तभी तो बेस बनते हैं। कितना इजी था, सिंपल चीजें हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला। अब कहोगे इसके लिए सर बहुत कैलकुलेशन है, जरा देखो। A 70 kg women was administered 1000 mg of the drug, यानी ये हमारा X हो गया, इतनी डोज दी गई है आईवी रूट से। After its uniform distribution in the body, the plasma concentration of the drug was found to be 50 mg per liter. अब बताइए, ये मेरा प्लाज्मा कंसेंट्रेशन हो गया, ये मेरा डोज दिया गया है, आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। सिंपल, क्या करोगे? 1000 डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि वो भी हमारा मिलीग्राम में है, ये भी हमारा मिलीग्राम पर लीटर में है। कुछ मत करिए, सिंपल एक लाइन का कैलकुलेशन आ गया सर, 20 लीटर हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। कितना टाइम लगने की जरूरत है? एक बेसिक सा कैलकुलेशन है। और कितनी बार ये फॉर्मूले को आपको मैं लेके चलता हूं कि इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी-इन्फेक्टिव एजेंट रिक्वायर एन एसिडिक पीएच ऑफ यूरिन फॉर ऑप्टिमम एक्शन? अब ये थोड़ा सा बदलाव वाला है। अब आप बोलोगे सर ऐसा चीज कैसे हो सकता है? अरे रुको रुको रुको, क्या आपको एक चीज क्लियर होता है कि हमारे जो
कौन कौन सी ड्रग है जो एसिडिक पीएच पे काम करती हैं और कौन सी बेसिक पीएच पे, खास तौर पर बात करेंगे अगर यूरिनरी एंटीसेप्टिक के रूप में। तो यूरिन पे मेनली कुछ ड्रग होती हैं जो एसिडिक, जैसे हेक्सामेथोनियम हमारी याद आ जाए, जैसे हेक्सामिन हमारी याद आ जाएगी। जैसे हम बात करेंगे हमारा पेनिसिलिन डेरिवेटिव कुछ याद आ जाएंगे। बेसिक की बात करोगे हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड डेरिवेटिव याद आ जाएंगे, नाइलेडिक्सिक एसिड डेरिवेटिव, सिप्रोफ्लॉक्सासिन यानी फ्लोरोक्विनोलोन्स डेरिवेटिव याद आ जाएंगे। अब ऑप्शन जरा देखो, जेंटामाइसिन यानी अमीनोग्लाइकोसाइड, सर बेसिक एनवायरनमेंट पे काम करेगी यानी बेसिक यूरिन पीएच पे। एरिथ्रोमाइसिन एक्चुअली ये हमारा यूटीआई में काम ही नहीं करेगी। कार्बेनिसिलिन पेनिसिलिन डेरिवेटिव, सर एसिडिक पीएच पे काम करेगी। और स्ट्रेप्टोमाइसिन कहां पे, ये भी हमारा अमीनोग्लाइकोसाइड क्लास की ड्रग है, तो कहने की जरूरत है क्या कि बेसिक पीएच पे काम करेगी। अब आपको सिंपल अगर मैं टेबल एक बार दिखा दूं, नाइट्रोफेरेंटवाइन एसिडिक पीएच साफ साफ क्लासेस में पढ़ते हैं। मेथनामिन यानी हेक्सामिन की बात करोगे एसिडिक पीएच, टेट्रासाइक्लिन और क्लोक्सासिलिन डेरिवेटिव हमारी काम करेंगी एसिडिक पीएच। अगर मैं बेसिक की बात करूं, एल्कलाइन देखो, कोट्रिमोक्साजोल, अमीनोग्लाइकोसाइड, सेफेलोस्पोरिन हमारे आ गए, फ्लोरोक्विनोलोन्स आ गए, ये बेसिक पीएच पे। और न्यूट्रल पे क्लोरमफेनिकॉल हमारा ये इंटरमीडिएट पे काम करती है नॉर्मली। ये टेबल जरूर एक बार लिख लो, मे बी एसिडिक और बेसिक से थोड़ी दोस्ती आपकी हो जाए। A hypertensive patient receiving a drug Y for managing BP was prescribed a tricyclic antidepressant. As a result, there was an abolition of the antihypertensive action of Y. Which of the following drug would be Y? सिंपल है, एक पेशेंट है बीपी का, हाइपरटेंशन का, उसको एक ड्रग Y दिया जा रहा था उस बीपी को मैनेज करने के लिए। Now that patient have prescribed another TCA, उसको एक ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लास की ड्रग दी गई। अब उसकी वजह से क्या हुआ कि हमारे जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन मिल रहा था वाई ड्रग का, वो मिलना बंद हो गया। बताइए कौन सी ड्रग है? ड्रग इंटरेक्शन के नाम पे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप टीसीए की बात करोगे, जरा मुझे बताइएगा, अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो, टीसीए का काम क्या होता है नॉरएड्रेनालिन के साथ? नॉरएड्रेनालिन का रिलीज होता है और वो नॉरएड्रेनालिन का रीअपटेक होता है, और इसी रीअपटेक को इनहिबिट करती है टीसीए और कोकेन। याद आ रही है बातें? है? अब अगर आपने रीअपटेक इनहिबिट कर दिया तो नॉरएड्रेनालिन का कंसंट्रेशन यहां बढ़ेगा और उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ने लग जाएगा। अब आपने दिया था एंटी हाइपरटेंसिव, अब वो कौन सी ड्रग होगी? सर अगर आपको याद हो तो अल्फा 2 रिसेप्टर हमारा प्री सिनेप्टिक होता है, ऑटो रिसेप्टर। अब ये इस पे भी तो काम करेगा। क्लोनिडिन ऑलरेडी आप दे रहे थे, तो क्लोनिडिन की बाइंडिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगा, और जिसकी वजह से एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन प्रॉपरली अचीव नहीं होगा। सो इसलिए याद रखिए सिंपली, क्लोनिडिन और मिथाइल डोपा, that is the alpha 2 agonist, their hypertensive action is abolished by the tricyclic antidepressant classes drug। और ये बहुत छोटा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन हाँ हल्के में मत लेके चलिएगा, ये पहले बता दूं। ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्लोरप्रोमाजिन abolishes the antihypertensive action, may probably by the blocking their action on the different receptor। चलिए नेक्स्ट, पैथो का क्वेश्चन है, लेकिन सुनते ही आंसर देना है। Put the event of acute inflammation in proper sequence। यहां पे कुछ सीक्वेंस दिया गया है, अब उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस पे आपको बैठाना है। क्या बातें चल रही हैं? सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट। हाँ जी सर, सबसे पहले वहां पे स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, फ्लूइड एक्यूमुलेशन होता है। इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स, अब अगर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होंगी। देन पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, यानी जिसको हम कीमोटैक्टिक माइग्रेशन, न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन बोलते हैं, वो होगा। देन फॉलोड बाय द हीलिंग। परफेक्ट आंसर तो दिया गया है। अच्छा आगे देखो, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स मतलब बिना एक्यूमुलेशन के सीधे न्यूट्रोफिल्स आ गई, ऐसा कैसे? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, और उसके बाद सीधे न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे बिना प्लेटलेट एक्यूमुलेशन के ना, गलत।
इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, बिना फ्लूइड के आपकी प्लेटलेट वहां पहुंच गई ना सर, पहला वाला सही है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड होगा, देन हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा, देन हमारा कीमोटैक्टिक माइग्रेशन यानी न्यूट्रोफिल्स माइग्रेशन होगा, एंड फर्दर वहां पे हीलिंग होगा। तो ए आंसर यहां पे परफेक्ट है, और इसीलिए बोलते हैं क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड प्लाज्मा एट द अफेक्टेड साइट, इंट्रावेस्कुलर एक्टिवेशन ऑफ द प्लेटलेट्स, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स एज अ इन्फ्लेमेशन। और ये बहुत सीक्वेंस वाला क्वेश्चंस था। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपको कंफ्यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल रहिएगा, आंसर अपने आप आएगा। Which of the following is not an example of the mTOR inhibitor? ये तो अभी पहला क्वेश्चन ही हमने देखा था, उसी से कुछ मिलता जुलता है, हमने पहले ही बोला था। अगर एवरोलिमस की बात करेंगे है, टेम्सोरोलिमस है, सिरोलिमस है, लेकिन टैक्रोलिमस जिसको हमने बोला था टी सेल्स इनहिबिटर है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, ये mTOR इनहिबिटर नहीं है, नॉट पूछा गया था। एकदम सीधा आंसर है, आप टैक्रोलिमस हमारी कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर है, जबकि आप एवरोलिमस, सिरोलिमस, एंटरोलिमस की बात करेंगे, ये हमारा mTOR इनहिबिटर है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं है। Alzheimer disease is mainly because of the neurodegeneration of the following part of the brain. अब एक मिनट, एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स का डिजेनरेशन होने लग जाता है, और जिसकी वजह से याददाश्त कमजोर होने लग जाती है, डिमेंशिया वाली सिचुएशन यहां पे देखने को मिल जाती है। और एक मिनट, ये मेमोरी, लर्निंग, ये सारी चीजें कहां से आता है, कहीं और से तो नहीं आता है, ये तो हमारे हिप्पोकैम्पस की बात होती है ना। तो कहां पे होगा, हिप्पोकैम्पल रीजन पे हमारा होगा। हाइपोथैलेमस से थर्ड सेंटर है, मिड ब्रेन और सेरेबेलम की बात नहीं है। हिप्पोकैम्पल रीजन पे हमारा कोलिनर्जिक न्यूरॉन का डिजेनरेशन होने लग जाता है, और ये मेनली ब्रेन और ब्रेन की बात चल रही है, हिप्पोकैम्पस रीजन की। ये तो सीधी बातें हैं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं। Which of the following has been found to act as a male contraceptive without affecting libido and potency? Male contraceptive, क्या आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपको याद आ रहे हैं? क्या अगर मैं आपसे यहां पे बात करूं आपको गोसिरॉल याद आएगा? कॉटन सीड ऑयल से ऑब्टेन्ड होने वाला गोसिरॉल की बात होगी। अब जरा देखो, साइप्रोटेनॉन प्रोजेस्टिन एंटागोनिस्ट की बात करिए, गॉसिपॉल करेक्ट है, सेंट्रोक्रोमेन तो सर हमारी सहेली की बात आएगी, साइप्रोटेनॉन नहीं, गोसेरेलिन बुसेरेलिन नहीं, क्योंकि जीएनआरएच एगोनिस्ट की बात हो रही है। सिंपल मेल कॉन्ट्रासेप्टिव की बात आएगी, गॉसिपॉल याद आ जाएगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन, एंड्रोजन सुपर एक्टिव जीएनआरएच एनालॉग, एंड गॉसिपॉल जो सबसे ज्यादा। एक मिनट, लेकिन अच्छा है, क्वेश्चन में एक और चीज था, वो आप भी ध्यान देना है, विदाउट अफेक्टिंग लिबिडो एंड पोटेंसी। ये जो एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन या जीएनआरएच एनालॉग हैं, वो हमारे पोटेंसी और लिबिडो सिचुएशन को अफेक्ट करेंगे, लेकिन गॉसिपॉल हमारे लिबिडो पोजीशन को अफेक्ट नहीं करेगी सिचुएशन को। सो लिबिडो एंड पोटेंसी आर नॉट अफेक्टेड। गॉसिपॉल कहां से आता है? कॉटन सीड ऑयल से। बायोलॉजिकल सोर्स जरा कमेंट करिएगा मुझे इस वीडियो में। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज कॉज्ड बाय द नसैड। अब एक पेशेंट थे, वो नसैड ले रहे थे और उनको पेप्टिक अल्सर हुआ। अब बताइए अप्रोप्रिएट आंसर, यहां पे दिमाग लगाना है, लॉजिक केवल समझाना है और कुछ इसमें नहीं है। H2 antagonist offer rapid healing of ulcer provided the NSAID is discontinued. अब अगर नसैड दिया जा रहा था, अल्सर हो रहा था, आपने H2 ब्लॉकर दिया, तो क्या कहोगे क्या नहीं नसैड लेना बंद कर दो? ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है ना, क्योंकि पेन हो रहा था तो नसैड तो लेगा इंसान। H2 ब्लॉकर इसीलिए दिया गया ना ताकि अल्सर को कम करे, ये ना होने दे। तो ये तो नहीं अप्रोप्रिएट है। H2 एंटागोनिस्ट ऑफर रैपिड हीलिंग, हाँ रैपिड हीलिंग करेगा, लेकिन पीपीआई से ज्यादा नहीं करेगा, कंपैरिजन नहीं है तो इसलिए सही है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इज टू बी गिवन ओनली इफ द नसैड इज डिसकंटिन्यूड। फिर वही बात गलत वे में आ गई, भाई पीपीआई तभी दोगे जब नसैड बंद हो जाएगी, वरना कहोगे अच्छा नसैड खा लो, अल्सर डेवलप कर लो, फिर हम आपको पीपीआई दे देंगे, ऐसा ना। नसैड आर स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड विथ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। अब ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड कैसे हो गई भाई? देखो कितना कुछ इजी क्वेश्चन है, सिर्फ लॉजिकल है। आपको ये सिर्फ यहां पे एक चीज सही मिल रहा है कि हाँ H2 एंटागोनिस्ट हमारा रैपिड हीलिंग करता है अल्सर के केस में, क्या दिक्कत है? कहीं ऐसा तो नहीं बोला ना पीपीआई से ज्यादा करता है, तब गलत हो जाता। लेकिन अगर सिर्फ लिखा है तो हाँ ठीक है।
तो इसलिए जरूर देखिएगा H2 ब्लॉकर हैव एंटी अल्सरोजेनिक गैस्ट्रिक अल्सरेशन ड्यू टू द स्ट्रेस एंड ड्रग। हाँ, अगर ड्रग नसैड इंड्यूस्ड अल्सर की बात होती कि उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस पे कौन से आओगे, तब आप पीपीआई पे जाते, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में था ही नहीं। Lateral geniculate nucleus is associated with human anatomy and physiology का क्वेश्चन। Lateral geniculate nucleus, जरा एक चीज मुझे बताइएगा कि आपको ये पता है कि हमारी जो राइट आर्टरी मतलब राइट आई है और लेफ्ट आई है, इसकी ऑप्टिक नर्व आगे जाने के बाद क्रॉस होती हैं, तब जाके हमारे क्रेनियल नर्व पे जुड़ती है, ऐसा पता है कि नहीं? अच्छा, ये आपने कभी सुना है कि आई को क्यों बोला जाता है कि इसकी आई पावर 6/6 है? कुछ तो रीजन होगा, सोचा है कभी? सर ऐसे ही बोल देते हैं, मैक्सिमम लिमिट नहीं। अब जरा सुनिएगा, पहले बता दूं, लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस का मेनली फंक्शन है रिलेटेड विद द विजन। किससे? विजन की बात है, हियरिंग नहीं सर, वो ऑल्फैक्टरी की बात ही नहीं हो रही है, ऑल्फैक्शन गस्टेशन हटा दीजिए, विजन से रिलेटेड है। अब जरा सुनिएगा, ये है लेफ्ट आई, ये है राइट आई, ये दोनों आगे हमारे आते हैं और आने के बाद एक जॉइंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिक कियाज्म। क्या बोला जाता है? ऑप्टिक कियाज्म। और वो आगे जाने के बाद, अब देखो इधर की इधर आ रही है, अब ये आगे जाने के बाद हमारा यहां पे लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस बनाते हैं, और यहां पे होता है लेफ्ट और राइट लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, और इसमें 6 लेयर होती है। अगर ये 6 लेयर प्रॉपर वर्किंग है तो बोला जाता है 6/6। सिमिलर यहां पे भी, और यही होता है, द लैटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ द 6 आई स्पेसिफाइड लेयर, 4 ऑफ विच रिसीव इनपुट। पर वो सेलुलर रेटाइनल गैंग्लियन सेल से हमारा आता है, और लेकिन इसका फंक्शन विजन से रिलेटेड है। आइए नेक्स्ट, which of the following drug used in the chemotherapy of some types of the leukemia satisfied the statement? ल्यूकीमिया। ओके, 4 ऑप्शन है, स्टेटमेंट देखो। इट इज इफेक्टिव ओरली, एल एस्पेराजिनेज टैबलेट नहीं आती, ओरली नहीं दिया जाता है, पेरेंट्रली दिया जाता है। डॉक्सोरुबिशिन एंटीबायोटिक है, ये भी पेरेंट्रली दिया जाता है। मिटोमाइसिन एंटीबायोटिक, ये भी पेरेंट्रली दिया जाता है। खैर आगे चलो। इट हैज नियर 100% ओरल बायोअवेलेबिलिटी। सर कुछ मत सोचो, हाइड्रोक्सी यूरिया, वन एंड ओनली वन एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट which having approximately 100% oral bioavailability, हाइड्रोक्सीयूरिया। अब इस चीज को जरा देख लो, एस्पेराजिनेज मेनली एडमिनिस्टर्ड बाय द आईवीआर आईएम, क्योंकि पेरेंटल रूट से दिया जाएगा। हाँ, ल्यूकीमिया में काम करेगी, ये गलत नहीं है। डॉक्सोरुबिशिन भी हमारी एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है, टोपोइसोमेरेज इनहिबिट करेगी, लेकिन इंजेक्शन के रूप में दिया जाएगा। मिटोमाइसिन यूज्ड इंट्रावेनसली इन ब्लैडर कैंसर, बट हाइड्रोक्सीयूरिया ओरली इफेक्टिव है, कंप्लीटली एंड रैपिडली एब्सॉर्ब होगा, एक्यूट ल्यूकेमिया में यूज किया जाएगा, और मेनली इस फेज में ही काम करता है। एंजाइम का नाम जरा बताना, हाइड्रोक्सीयूरिया कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, आपसे सुनना चाहूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन वैसोस्पास्टिक एंजाइना, अच्छा एंजाइना की बात हो रही है तो क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड में इंबैलेंस हो जाता है, यही तो हमने सुना है। अब अगर उसी की बात किया जाए, वैसोस्पास्टिक 2 टाइप के एंजाइना मेनली होते हैं, एक हमारा कहलाता है क्लासिकल एंजाइना, दूसरा हमारा प्रिंसमेटल एंजाइना या वेरिएंट एंजाइना उसी को बोल देते हैं। ये स्पास्टो, यहां पे हमारा स्पास्टिक एंजाइना भी उसको बोल देते हैं। अब देखो, क्लासिकल एंजाइना एक्सरसाइज के टाइम पे आता है, कॉमन है, और हमारा यहां पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, मेनली हमारा कौन सी ब्लड वेसल्स? हाँ जी। और वहीं जब आप प्रिंसमेटल एंजाइना की बात करोगे तो वो हमारा स्लीप टाइम पे होगा, रेस्ट टाइम पे होगा, और वहां पे मेनली क्या होता है? हमारा एथ्रोमा की, हमारा वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और एक में एथ्रोमा होता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं जरा। इन वैसोस्पास्टिक एंजाइना, इसको वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ये हमारा प्रिंसमेटल एंजाइना है जहां ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी वैसोस्पाज्म होता है। The imbalance occur when the myocardial oxygen requirement increases as during exercise
अभी मैंने आपसे क्या बोला, वैसोस्पास्टिक प्रिंज मेटल या वेरिएंट एंजाइना कब होता है, रेस्ट की सिचुएशन में, स्लीप की सिचुएशन में होता है, एक्सरसाइज की सिचुएशन में नहीं होता, यही गलत हो गया। अब देखो, इन प्रिंज मेटल एंजाइना ऑक्सीजन डिलीवरी डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिवर्सिबल कोरोनरी वैसोस्पाज्म। हां जी सर, ये ठीक है, क्योंकि वेरिएंट एंजाइना प्रिंज मेटल एंजाइना में वैसोस्पाज्म होता है और क्लासिकल एंजाइना में एथेरोमा होता है। ठीक तो है, तो पहला गलत है, दूसरा सही है। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्या बात है, डी आंसर लगा दीजिए। है दिक्कत क्या, एक बार फिर से देख लीजिए जरा टेबल, पढ़ाया हूं, समझाया हूं। क्लासिकल एंजाइना कॉमन है, प्रिडिक्टेबल है, एक्सरसाइज के टाइम पे होता है एथेरोमा, यानी हमारा वहां पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स का क्लॉट होता है, ब्लड का क्लॉट होता है। और जब वेरिएंट प्रिंज मेटल या स्पास्टिक एंजाइना की बात करोगे, अनकॉमन अनप्रिडिक्टेबल कब होता है, रेस्ट स्लीप की सिचुएशन में स्पाज्म होता है। मतलब कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ घुमाया गया और तुम लोग घूम गए, बहुत सारे बच्चे, लेकिन जिन्होंने कॉन्सेप्ट क्लियर था वो आंसर किए। इन ईसीजी द पी वैल्यू पढ़ा है ना, पी वैल्यू की बात करेंगे जहां बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात किया जाता है जहां बोला जाता है वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। और टी वेव की बात करोगे तो वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। सुना है, ये नई चीज तो नहीं सुन रहे हो ना, बताइए पी वेव क्या डिनोमिनेट करता है, एट्रियल डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। एट्रियल रीपोलराइजेशन आएगा नहीं और वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन हमारा यहां पे आ जाएगा, तो ये आंसर लगाओ और फटाफट आगे जाओ। पीक्यूआरएस कहानी आपने ईसीजी के बारे में बहुत अच्छे से सुना है। वैसे एक मिनट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ग्राम पेपर होता है और ग्राफ इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। Which of the following cranial nerves helps in accommodating the eye for the near vision? अभी तो बोला, आई के एकोमोडेशन में रोल प्ले करने वाली ऑक्यूलोमोटर, विजन क्रिएट कराने वाली ऑप्टिक नर्व, दोनों काम करती है। तो अब यहां पे ऑप्टिक नहीं बोलना था, ऑप्टिक केवल विजन के लिए। यहां पे आपसे क्या बोला जा रहा है, एकोमोडेशन ऑफ द आई नियर और फार बनाने के लिए, तो ऑक्यूलोमोटर। ट्रॉक्लियर और फेशियल की यहां कहानी नहीं। तो देखो, हम ये पढ़े तो है ना, सारी हमारी कौन सी नर्व है, कौन सी सेंसरी मोटर मिक्स्ड है और उनका फंक्शन, ऑल्फैक्टरी स्मेल, ऑप्टिक विजन और ऑक्यूलोमोटर आई मूवमेंट, पिपल डायलेशन की बात आती है। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर बोन टिश्यू सेल डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन? सबसे पहले ऑस्टियोसेल्स का जनरेशन होता है, देन उसमें ब्लास्ट होता है और फिर हमारा वो सिस्ट बनता है। सिर्फ इतना याद रखो, ऑस्टियोजेनेसिस यानी ऑस्टियोजेनिक, देन ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोसाइट्स बनेंगे। आंसर देखो कहां मिल रहा है, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोजेनिक, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट। अच्छा एक मिनट, ब्लास्ट और क्लास्ट तो अंतर है ना। ब्लास्ट का मतलब होता है हमारा सेल का फॉर्मेशन यानी बोन का ग्रोथ, और क्लास्ट यानी बोन रीएब्जॉर्प्शन, बोन रिजॉर्प्शन, बोन से कैल्शियम निकालने का काम है। ऑस्टियोक्लास्ट यानी क्लीवेज और ब्लास्ट यानी बनाना, बनाना मतलब केला नहीं, बनना। हाँ, ऑस्टियोसाइट्स, पहले ही ऑस्टियोसाइट्स आ गए, गलत है। ऑस्टियोक्लास्ट ये भी गलत है, ए आंसर आ गया। सिंपल देखो, ऑस्टियोजेनिक, देन मैच्योर होके ऑस्टियोब्लास्ट, देन फुल्ली मैच्योर होके ऑस्टियोसाइट्स हमारी बनेंगी। ऑस्टियोजेनिक दैट इज द डेवलप इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट, देन ऑस्टियोब्लास्ट यानी बोन फॉर्मेशन, और ऑस्टियोसाइट्स मतलब मेंटेन मिनरल कंसंट्रेशन, और ऑस्टियोक्लास्ट मतलब बोन रिजॉर्प्शन का काम करता है। A drug X is more selective for the subunit of the benzodiazepine receptor. It lacks effect on slow wave sleep, minimum residual time sedation, no rebound insomnia. क्या बात है, no rebound insomnia on discontinuation, low abuse potential. Which of the following can be X? पहली लाइन से ही ध्यान से देख लेना था। A drug X is more selective for the subunit of benzodiazepine. More selective है, rebound insomnia नहीं है, abuse potential नहीं है, तो सर नॉन बेंजोडाइजेपिन ढूंढा जाए क्या? अरे हाँ बिल्कुल ढूंढिए, फ्लोराजिपाम,
नहीं, ये तो डायज़ेपाम, ये तो बेंजोडायज़ेपिन है। फ्लूमाजेनिल ये तो सर एंटीडॉट हो गया, एंटागोनिस्ट हो जाएगा। मेलेटोनिन तो नहीं सर, तो ज़ोलपीडेम लगा दें, लगा दीजिए, 4 नंबर ले लीजिए ज़ोलपीडेम, क्योंकि नॉन बेंजोडायज़ेपिन है, बाइंडिंग साइट सेम है, मैकेनिज्म सेम है, बस अंतर क्या था स्ट्रक्चर का, और ये हमारी नॉन एब्यूज पोटेंशियल वाली हमारी ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द इंसोम्निया के लिए होती है, बिकॉज नो रिबाउंड इंसोम्निया देखने को मिलेगा, इस वजह से यहां पे आ जाती है। फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। फेनो तो ठीक, व्हाट अबाउट अदर्स? कब ये चीज याद करोगे? इसी के लिए याद कराया है। अगर फेनोथायाजिन की बात करोगे, थियोजेंथीन की बात करोगे, ब्यूटाइरोफेनोन डेरिवेटिव की बात करोगे, अदर ड्रग की बात करोगे, तो ये सब हमारे सर क्या है? टिपिकल है। आपसे क्या पूछा गया है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। हैलोपेरिडॉल सर टिपिकल, क्लोजापिन, क्लोजापिन एटिपिकल, थियोरिडाजिन सर फेनोथायाजिन में ही है सर, टिपिकल, फ्लूफेनाजिन सर टिपिकल, आंसर क्या हो गया? क्लोजापिन। अब आप बोलो सर अदर वाले में क्या होता है? लेलोपिमो, लॉक्सापिन, लिवोसल्प्राइड, और हम बात करते हैं पिमोजिड की बात है, वो अदर में है, लेकिन वो भी हमारे किस में है? टिपिकल में है। ये ड्रग याद है कि नहीं? फेनोथायाजिन, ब्यूटाइरोफेनोन, थियोजेंथीन और अदर, हमने क्या बोला था? लेलोपिमो। और बाकी तो आपको पता ही है, क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, रिस्पेरिडोन, रिपेप्राजोल, जिप्रासिडोन। खैर, which of the following is the fourth generation cephalosporin? cephalosporin fourth generation 4 पाई, एक ही लाइन में आंसर आई। सेफ्ट्राइएक्सोन मी110 थर्ड जनरेशन, सेफेक्लोर ऑल द सेफा फर्स्ट जनरेशन एक्सेप्ट सेफेक्लोर, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सेफिरॉक्सिम मी110 थर्ड जनरेशन एक्सेप्ट सेफिरॉक्सिम, ये भी सेकंड है। सेफेपाइन पाई 4 पाई, सेफेपाइन सर फोर्थ जनरेशन, सिफेपाइन एंड सेफेपिरोम ये हमारी आ जाती है, दैट इज द फोर्थ जनरेशन। फिफ्थ में रोल, कितनी अच्छी अच्छी ट्रिक है ना याद करने की। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट द वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हीमोरेजिक सिस्टिस बाय एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ये क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये घुमाया गया क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था? कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे, कान ऐसे पकड़ेंगे और जी भर के पकड़ेंगे, इसलिए ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबोलाइट इज यूज्ड टू इनएक्टिवेट, मतलब कौन सा मेटाबोलाइट यूज किया जाता है किसके लिए? इनएक्टिवेट करने के लिए। क्या? द वेसिकोटॉक्सिक मेटाबोलाइट लीडिंग टू हीमोरेजिक सिस्टिस, ऐसा टॉक्सिक मेटाबोलाइट जो हीमोरेजिक सिस्टिस कॉज करे बाय एल्काइलेटिंग एजेंट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखो, सबसे पहले नीचे से शुरू करिए, क्वेश्चन नीचे से चल के ऊपर जाएगा। देयर इज अ ड्रग which is used in the treatment of cancer of the class alkylating agent। तो आप तुरंत बोलोगे सर alkylating agent की क्लास आपको कौन सी मिल रही है? सर एल्काइलेटिंग एजेंट की क्लास की ड्रग बोलोगे तो सर आपको साइक्लोफॉस्फेमाइड मिल रही है, मिल रही है, तो हमने बोला साइक्लोफॉस्फेमाइड। आगे चलेंगे, अभी आंसर नहीं है, फॉस्फोमाइड की बात चल रही है। अब फॉस्फोमाइड लीडिंग टू मेटाबोलाइट, टॉक्सिक मेटाबोलाइट। अब क्या पढ़ते हो? साइक्लोफॉस्फेमाइड से बनता है एल्डोफॉस्फेमाइड। एल्डोफॉस्फेमाइड दो पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज द फॉस्फोरिमाइड मस्टर्ड, फॉस्फोरिमाइड मस्टर्ड जो हमारा साइटोटॉक्सिक प्रॉपर्टी देता है, और एक होता है एक्रोलिन, और ये एक्रोलिन क्या करता है? हीमोरेजिक सिस्टिस कॉज करता है, हीमोरेजिक सिस्टिस एंड एलोपेसिया कॉज करता है। अब आगे बढ़ो। अब ये जो हीमोरेजिक सिस्टिस कॉज करने वाला मेटाबोलाइट है, उसको इनएक्टिवेट करने के लिए कौन सा एजेंट दिया जाता है? तो मतलब इसको इनएक्टिवेट करने के लिए सर साइक्लोफॉस्फेमाइड का एंटीडोट मेसना दिया जाता है। बात मेरी समझ में आई? क्वेश्चन में सीधे आंसर आप तो क्या देते? सर साइक्लोफॉस्फेमाइड पूछा गया क्योंकि वही तो एंटी कैंसर हमारी ड्रग है जो क्या करती है? हीमोरेजिक सिस्टिस कॉज करती है। आपने खाली हीमोरेजिक सिस्टिस देख के आंसर दे देना था। या आप आगे बढ़ते तो बोलते कि एक्रोलिन है एक्टिव कंपाउंड, वो है, लेकिन नहीं,
यहां पे आपसे उसका एंटीडॉट पूछा गया है, मींस नीचे से चल के कहानी ऊपर की तरफ गई है। मेस्ना इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन दैट इनएक्टिवेट द वेस्कोटॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ द आइफॉस्फामाइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड। ओके, नेक्स्ट। All the following are true with metoclopramide except। अब metoclopramide डोमपेरिडोन प्रोकाइनेटिक क्लास की ड्रग आती है और इनका मेनली टारगेट क्या होता है, ये हमारे 5-HT3 और D2 रिसेप्टर के एंटागोनाइज करते हैं, जबकि 5-HT4 का एगोनिस्ट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों ब्लॉक होंगे तब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और जब ये एक्टिवेट होगा तब एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा, और जितना एसिटाइल कोलिन रिलीज होगा उतना पेरिस्टालसिस मूवमेंट होगा। अब देखो 1 पे कोई टारगेट नहीं है, 2 D2 5-HT3 5-HT4 आपसे क्या बोला गया है, ऑल आर फॉलोइंग एक्सेप्ट पूछा गया है, तो ए आंसर लगा दीजिए, क्योंकि इसका ए पे 5-HT1 पे एक्शन नहीं होता, 5-HT4 पे एगोनिस्ट का काम करता है, D2 और 5-HT3 को एंटागोनाइज करता है, जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन रिलीज हमारा ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि क्वेश्चन ही गलत था और ऑप्शन अलग थे। Which of the following is a tetracycline antidepressant drug that has additional D2 receptor blocking and neuroleptic properties as well as greater tendency to cause the seizure in overdose? और ये आंसर में कोई हमारी ऐसी है ही नहीं है जो टेट्रासाइक्लिन एंटीडिप्रेसेंट में आएगा, तो इसलिए ये आंसर हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following drug has an apparent volume of distribution approximately 6500 लीटर? पहली क्लास से शुरू करता हूं और मलेरिया तक लेके जाता हूं आप लोग को, और यही बताते बताते हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैरिड आउट इन द क्लोरोक्विन 1300 लीटर प्लस इसमें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सर 6500 लीटर डाल दिया गया, लेकिन आंसर थोड़ी ना बदल दोगे, क्योंकि हाईएस्ट तो उसी में आपको देखने को मिलेगा। सर 1300 लीटर से लेके फर्दर हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। क्लोरोक्विन इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ द मलेरिया इन द प्रेगनेंसी की बात करोगे, साथ ही साथ ये हमारी अदर केसेस में भी यूज होती हैं, लाइक जब हम बात करेंगे अमोएबियासिस के केस में भी यूज होता है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। लिवोडोपा इज मेटाबोलाइज्ड peripherally but capable of crossing blood brain barrier। लिवोडोपा पेरिफेरली मेटाबोलाइज हो जाती है बट ट्रिपल बी क्रॉस करने की कैपेबिलिटी होती है, दस अ बेस्ट ड्रग इन द ट्रीटमेंट ऑफ द पार्किंसन, एक नंबर का ऑप्शन है, आंसर है, कोई दिक्कत नहीं। कार्बिडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर, बस यही बात खत्म हो गई। कार्बिडोपा डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट करता है लेकिन पेरिफेरली। सिमिलर बेंसेराजेड भी, ये कभी ट्रिपल बी को क्रॉस नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिपल बी क्रॉस करके चले जाएंगे तो ब्रेन के अंदर भी लिवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, डोपा डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, तो एक्शन कहां से आएगा? इसलिए ये हमारा कार्बिडोपा या बेंसेराजेड ट्रिपल बी क्रॉस नहीं करते। तो हमारा स्टेटमेंट 1 सही है, 2 इनकरेक्ट है। बोथ स्टेट नहीं, 1 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 2 फॉल्स, ये आपको देखने को मिलेगा। चलेगा, सिंपल है। और ये कई बार हमने इसके बारे में समझा है कि हमारा कार्बिडोपा और बेंसेराजेड केवल पेरिफेरली, बाकी हमारे सेंट्रली काम करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, फार्माकोलॉजी, एनाटॉमी एंड पैथो मिला के 33 क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आपको मिल गए। ये क्वेश्चन और मिल गया। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द कार्बापिनेम, मतलब आंख बंद करके भी आंसर लगाएगा मेरा बच्चा तो जरूर आंसर कर देगा। कार्बापिनेम दैट इज द थियानामाइसिन डेरिवेटिव, क्या क्या याद रखते हैं? आई एम डाउन फ्रॉम एरा, इमिपिनेम, मेरोपिनेम, डोरिपिनेम, फेरोपिनेम, एर्टापिनेम, ये सब कार्बापिनेम डेरिवेटिव है। तो थियानामाइसिन हो गया, इमिपिनेम हो गया, मेरोपिनेम हो गया। अरे सर पाइपेरासिलिन यानी पेनिसिलिन डेरिवेटिव है, तो ये कहां से कार्बापिनेम में आ जाएगी? नॉट पूछा गया था तो आंसर लगा दीजिए और सिंपल वे में सारे नंबर ले लीजिए। कितनी बार आप इसके बारे में पढ़ोगे? इमिपिनेम दैट इज द थियानामाइसिन एंटीबायोटिक। सो ये रहे फर्स्ट शिफ्ट के 33 क्वेश्चन फ्रॉम द फार्माकोलॉजी एंड एलाइड सब्जेक्ट, और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के बाद आई प्राउडली से कि 33 में से 25-26 क्वेश्चंस तो मेरे बच्चों के कहीं गए ही नहीं। अगर ऐसा है तो जरूर मुझे कमेंट करिएगा, सो दैट हम ये रियलाइज कर सके कि हमने कितनी मेहनत की है पूरे साल भर। सो विद दिस, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट पार्ट में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।